हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 18 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 18 प्रतिभा का संच। कई लोग माइकल फिलिप्स को जानते होंगे, जिन्होंने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने किसी भी दूसरे तैराक से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। यही नहीं, उन्होंने सभी खेलों में किसी भी दूसरे खिलाड़ी से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। बहुत कम लोग ने हिकेम अल गुरोज को नाम सुना होगा, लेकिन वे काफ़ी शानदार खिलाड़ी थे। अल गुरोज मोरक्को के धावक थे, जिन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। वे मध्यम दूरी के सर्वकालीन महानतम धावकों में से एक हैं। कई वर्षों तक 1 मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर की दौड़ में उनका बनाया विश्व कीर्तिमान कायम रहा। एथेंस ग्रीस में हुए 2004 ओलंपिक में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों खिलाड़ी कई मायने में बहुत अलग हैं। शुरुआती अंतर में यह है कि एक जमीन पर प्रतिस्पर्धा करता था और दूसरा पानी में, लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात उनके कद का अंतर था। अल गुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे हैं, फिलिप्स 6 फुट 4 इंच के हैं। कद में इन 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों एक संदर्भ में एक जैसे हैं। माइकल फिलिप्स और हिकेम अल गुरोज अपने पैटों में समान लंबाई की इंसीम पहनते हैं। यह कैसे संभव है? फिलिप्स के पैर उनकी लंबाई को देखते हुए तुलनात्मक रूप से छोटे हैं और उनका धड़ बहुत लंबा है, जो तैराक के लिए आदर्श शारीरिक संरचना है। अल गुरोज के पैर बहुत ज़्यादा लंबे हैं और उनका ऊपरी शरीर छोटा है, जो लंबी दूरी दौड़ के लिए आदर्श शारीरिक संरचना है। अब कल्पना करें कि अगर ये विश्व स्तरीय खिलाड़ी अपने खेल बदल ले तो क्या होगा? क्या उल्लेखनीय खेल प्रतिभा वाले माइकल फिलिप्स पर्याप्त परीक्षण लेने के बाद ओलंपिक स्तर के लंबी दूरी के धावक बन सकते थे? यह संभव नजर नहीं आता। सर्वश्रेष्ठ फिटनेस के स्तर पर फिलिप्स का वजन 194 पाउंड था, जो अल गुरोज के मुकाबले 40% ज़्यादा था, जो सिर्फ 138 पाउंड के शरीर के प्रतिस्पर्धा करते थे। ज़्यादा लंबे धावकों का वजन ज़्यादा होता है और लंबी दूरी के मामले में हर अतिरिक्त पाउंड वजन किसी अभिशाप से कम नहीं होता। उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के खिलाफ फिलिप्स के सफल होने की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी। अल गुरोज भले ही स्वकालीन सर्वश्रेष्ठ धावक में से एक हो, लेकिन यह संदिग्ध है कि वे कभी ओलंपिक में तैराकी कर पाते। पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में 1976 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराकों का औसत कद 5 फुट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी रेस में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं का औसत कद 6 फुट 4 इंच है। तैराकों का कद लंबा होता है और उनकी पीठ तथा बाहें भी लंबी होती है, जो पानी काटने के लिए आदर्श होती है। इस वजह से स्विमिंग पूल में उतरने से पहले ही अल गुरोज की हार तय थी। इसमें हम क्या सीख सकते हैं? हम यह सीख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा का सही क्षेत्र चुनना अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का रहस्य है। यह आदत बदलने के मामले में भी उतना ही सच है जितना कि खेल और व्यवसाय में। आप अपने आदतन व्यवहार, अपने नर्सिंग रुझानों तथा योग्यताओं के सामंजस्य में होते हैं, जो उन्हें करना ज़्यादा आसान और उनसे चिपके रहना ज़्यादा संतुष्टिदायक होता है। स्विमिंग पूल में माइकल फिलिप्स या रेस ट्रैक पर हिकेम अल गुरोज की तरह आप भी एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। इस रणनीति को अपनाने से पहले हमें इस सरल सत्य को स्वीकार करना होगा कि लोग अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सही तौर पर तो ऐसा लगता है जैसे आपके जीन्स निश्चित है और उन चीज़ों पर क्या बात करना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा जैविक नियतिवाद जैसे वाक्यांशों से ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्तियों की सफलता जन्म से ही तय होती है और बाकी लोग असफल होने के लिए अभिशप्त होते हैं, लेकिन यह मानव व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का अदूरदर्शी नजरिया है। जेनेटिक्स यानी अनुवंशिकी की शक्ति ही इसकी कमजोरी है। जीन्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता, जिसका मतलब है कि वे
अनुकूल परिस्थितियों में जबरदस्त फायदा पहुंचाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में गंभीर नुकसान करते हैं। अगर आप बास्केटबॉल डंक करना चाहते हैं तो 7 फुट लंबा होना बहुत उपयोगी है। दूसरी तरफ अगर आप जिम्नास्टिक करना चाहते हैं तो 7 फुट का कद काफ़ी बड़ी बाधा होती है। हमारा परिवेश है कि हमारी जीन्स की उपयोगिता की हमारी नर्सिंग योग्यताओं की उपयोगिता को तय करता है। जब हमारा परिवेश बदलता है तो सफलता को तय करने वाले गुण भी बदल जाते हैं। यह केवल शारीरिक विशेषताओं के बारे में ही नहीं बल्कि मानसिक विशेषताओं के बारे में भी सही है। अगर आप मुझसे आदतों और मानव व्यवहार पर बात करें तो मैं चतुर हूँ, लेकिन जब बुनाई, रॉकेट 4+ या गिटार के तारों पर बात की जाए तो मैं ज़्यादा चतुर नहीं। सक्षमता पृष्ठभूमि पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के शिखर पर रहने वाले लोग सभी अच्छी तरह प्रशिक्षित ही नहीं होते बल्कि वे उस काम के लिए अच्छी तरह उपयुक्त भी होते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच महान बनना चाहते हैं तो ध्यान केंद्रित करने के लिए सही जगह चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में, जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं करते, वे आपके अवसर के क्षेत्रों को तय करते हैं। जैसा चिकित्सक गैबरमेट ने कहा है, जीन्स संभावना दर्शा सकते हैं लेकिन वे पहले से परिणाम तय नहीं करते हैं। जिन सभी क्षेत्रों में आपको आनुवंशिक रूप से सफल होने की ज़्यादा संभावना होती है उन्हीं क्षेत्रों की आदतें प्राय सबसे ज़्यादा संतुष्टिदायक होती है। कुंजी यह है कि अपने प्रयास उन्हीं क्षेत्रों में लगाएं जो आपको रोमांचित भी करे और आपकी नर्सिंग योग्यताओं के तालमेल में भी हो। आपको अपनी महत्वाकांक्षा और योग्यता को सामंजस्य में लाना चाहिए। आप यह स्पष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कैसे पता करूं कि संभावनाएं मेरे पक्ष में है? मैं कैसे सही अवसरों और आदतों को पहचानूं? जवाब की तलाश करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने व्यक्तित्व को समझाना होगा। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों के किस तरह प्रभावित करता है। आपके जीन्स आपकी आदत के सतह के नीचे काम कर रहे हैं। दरअसल वे हर व्यवहार की सतह के नीचे काम कर रहे हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि जीन्स हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। टीवी देखने के घंटों की संख्या से लेकर आपके शादी करने या तलाक लेने की संभावना और नशे, शराब या निकोटीन की लत तय करने की आशंका तक। आपकी काफ़ी शक्तिशाली आनुवंशिक संरचना ही यह तय करती है कि सती के सामने आपके कितने आज्ञाकारी व विद्रोही होते हैं। आप तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी हैं। आप में कितना प्रोएक्टिव या प्रतिक्रियाशील होने की प्रवृत्ति होती है और यहाँ तक कि किसी कंसर्ट में हिस्सा लेने जैसे इंद्रियात्मक अनुभवों के दौरान आप कितने सम्मोहित होते हैं या उब जाते हैं। लंदन में किंग्स कॉलेज के व्यवहारिकवादी आनुवंशिक विज्ञानी रॉबर्ट प्लोमनी ने मुझे बताया, अब हमने यह जांच करना छोड़ दिया है कि क्या गुणों का कोई आनुवंशिक घटक होता है, क्योंकि अब तक एक भी ऐसे गुण नहीं मिल पाए जो हमारे जीन से प्रभावित नहीं। कुल मिलाकर आनुवंशिक गुणों का अपना अनूठा समूह आप में एक खास व्यक्तित्व के प्रति रुझान बनाता है। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो हर स्थिति के संगत है। व्यक्तित्व के गुणों के सबसे आजमाए हुए वैज्ञानिक विश्लेषण को बड़े 5 कहा जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 स्टेप्स में तोड़ता है। अनुभव के प्रति खुलापन, एक सिर पर जिज्ञासु और आविष्कारशील से दूसरे सिर पर सावधान और निरंतर तक। विवेकशील, व्यवस्थित और कार्यकुशल से आराम पसंद और स्वतः स्फूर्त तक। बहिर्मुखीपन, बहिर्मुखी और ऊर्जावान, एकाकी और गंभीर। आप संभवतः उन्हें बहिर्मुखी या अंतर्मुखी के रूप में जानते होंगे। अनुकूलता, दोस्ताना और करुण से चुनौतीपूर्ण और अनासक्त तक। मनोविक्षुब्धता, चिंतित और संवेदनशील से आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर तक। इन 5 विशेषताओं के जैविक आधार होते हैं। मिसाल के तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व बचपन से ही साफ नजर आता है। एक प्रयोग में जब शोधकर्ताओं ने नर्सिंग वार्ड में तेज आवाज़ें बजाई तो कुछ बच्चों इसकी ओर मुड़ गए जबकि बाकी इससे दूर मुड़ गए। जब शोधकर्ताओं ने बाद में
इन बच्चों की निगरानी की तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे आवाज की ओर मुड़े थे वे प्राय बहिर्मुखी थे। दूसरी ओर जिन बच्चों ने इससे दूर मुंह मोड़ा था वे प्राय अंतर्मुखी थे। जो लोग अनुकूलता में बेहतर होते हैं वे दयालु, विचारशील और उष्ण होते हैं। उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नर्सिंग स्तर ज्यादा होता है, जो सामाजिक बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विश्वास की भावनाएं बढ़ाता है और नर्सिंग औषधरोधी होता है। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीटोसिन वाला व्यक्ति थैंक यू नोट्स लिखने या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने जैसी आदतों में ज़्यादा माहिर हो सकता है। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षुब्धता यानी न्यूरोटिसिज्म पर विचार करें। यह व्यक्तित्व का एक ऐसा गुण है जो सभी लोगों में अलग अलग अंशों में होता है। जिन लोगों में यह ज़्यादा होता है उनमें तनाव और चिंता करने की प्रवृत्ति दूसरों से ज़्यादा होती है। इस गुण को एमिग्डाला की अति संवेदनशीलता से जोड़ा गया है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो जोखिम पर गौर करता है। दूसरे शब्द में, जो लोग अपने परिवेश में मौजूद नकारात्मक संकेतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उनमें मनोविक्षुब्धता का स्कोर ज़्यादा होता है। हमारी आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्व से ही तय नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इस बारे में कोई शक नहीं है कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा में धकेलते हैं। गहरी जड़ों वाले रुझानों की वजह से कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आसान होते हैं जबकि बाकी लोगों के लिए नहीं होते। इस अंतर के लिए आपको अफसोस करने या अपराधी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको उन्हें ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का स्कोर विवेकशीलता में कम होता है वह प्रकृति से कम व्यवस्थित होता है और अच्छी आदतें कायम रखने के लिए उसे परिवेश बनाने पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। निष्कर्ष यह है कि आपको ऐसी आदत बनानी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। लोग भले ही बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करने में जुटे हों, लेकिन अगर आप रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग या रोइंग को ज़्यादा पसंद करते हो तो आपके व्यायाम की आदत को अपनी रुचियों पर केंद्रित करें। अगर आपका मित्र लो कार्ब हाई डाइट पर चलता है लेकिन आपको लो फैट डाइट ज़्यादा कारगर लगती है तो आप यही करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस बात पर शर्मिंदा नहीं हो कि आप नॉन फिक्शन के बजाय रोमांस उपन्यासों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आपको सम्मोहित करता है उसे ही पढ़ें। आपको ऐसी आदत डालने की ज़रूरत नहीं कि जो हर कोई आपसे डालने को कहता हो। सबसे लोकप्रिय आदतें को चुनने के बजाय उन आदतों को चुनें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयुक्त हो। हर आदत का एक संस्करण होता है जो आपको आनंद और संतुष्टि दे सकता है, उसे खोजें। अगर हम आदतों को अस्थायी बनाना चाहते हैं तो उन्हें आनंददायक होने की जरूरत है। यह चौथे नियम के पीछे का आधारभूत विचार है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ढालना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। आइए अब अपना ध्यान ऐसी स्थितियों पर खोजने और बनाने की दिशा में मोड़ते हैं जहां आप नैसर्गिक रूप से लाभकारी स्थिति में होते हैं। ऐसा खेल कैसे खोजें जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। प्रेरणा को कायम रखने और सफल महसूस करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज को खेले जो खेलना सीख ले जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। सिद्धांततः आप किसी भी चीज का आनंद ले सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आपको उन चीजों में ही आनंद आता है जो आपके लिए आसान होगी। जो लोग किसी क्षेत्र में गुणी होते हैं उनमें उस क्षेत्र में ज़्यादा सक्षम होने की प्रवृत्ति होती है और फिर अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा होती है। वे इसलिए ऊर्जावान बने रहते हैं क्योंकि वे वहाँ प्रगति कर रहे हैं जहाँ दूसरे असफल हुए हैं, और इसलिए भी क्योंकि इस वजह से उन्हें बेहतर वेतन और ज़्यादा बड़े अवसरों पर का पुरस्कार मिलता है, जिससे वे न सिर्फ ज़्यादा खुश होते हैं बल्कि ज़्यादा गुणवत्ता वाला काम करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। यह एक अच्छा चक्र है। सही आदत को चुन लेंगे तो प्रगति आसान होगी, गलत आदत को चुनेंगे तो जीवन संघर्ष बन जाएगा। आप सही आदत कैसे चुनें, इसका पहला कदम हम तीसरे नियम में बता चुके हैं। इससे आसान बनाएं।
कई मामलों में जब लोग गलत आदत चुनते हैं तो इसका सिर्फ यह मतलब होता है कि उन्हें काफ़ी मुश्किल आदत को चुन लिया है। जब कोई आदत आसान होती है तो उसमें आपके सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जब आप सफल होते हैं तो आपके संतुष्ट महसूस करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। बहरहाल एक और स्तर पर विचार करना होता है। अगर आप तरक्की करते हैं और बेहतर बनते जाएं तो लंबे समय में कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन सकता है। किसी बिंदु पर आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि आप अपनी योग्यताओं के हिसाब से सही खेल खेल रहे हैं। आप यह कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे आम नीति परीक्षण और त्रुटि की नीति है। जाहिर है इस रणनीति में एक समस्या होती है। जीवन छोटा होता है। आपके पास हर करियर में जाने, हर युवक युवती के साथ डेटिंग करने या हर वाद्य यंत्र को बजाकर देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। सौभाग्य से इस उलझन को सुलझाने का एक प्रभावी तरीका है और इसे पड़ताल दोहन विनियम कहा जाता है। किसी भी नई गतिविधि की शुरुआत में पड़ताल की एक अवधि होनी चाहिए। संबंधों में इसे डेटिंग कहा जाता है। कॉलेज में से इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है। कारोबार में लक्ष्य यह होता है कि कई भावनाओं को आजमाया जाए, बहुत से विचारों पर शोध किया जाए और चौड़ा जाल फेंका जाए। पड़ताल की शुरुआती अवधि के बाद आपका ध्यान उस सर्वश्रेष्ठ समाधान पर केंद्रित करें जो आपको मिला है, लेकिन बीच बीच में प्रयोग करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीते रहें या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो आप दोहन करते रहें और करते रहते हैं। अगर आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप पड़ताल करते हैं और करते रहते हैं। लंबे समय में संभवतः सबसे प्रभावी यह है कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला रणनीति पर 80-90% समय काम किया जाए और बाकी 10-20% समय पड़ताल में लगाया जाए। गूगल अपने कर्मचारियों से कहता है कि वे 80% वर्क वीक अपने आधिकारिक काम में लगाएं और 20% अपने खुद के चुने हुए प्रोजेक्ट्स में लगाएं। इस नीति की वजह से ही एडवर्ड्स और जीमेल जैसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स बने हैं। सर्वोत्कृष्ट नीति इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत सारा समय है, जैसे करियर की शुरुआत में, तो पड़ताल करने में ज़्यादा समझदारी होती है, क्योंकि यही सही चीज़ मिलने के बाद आपके पास उसका दोहन करने के लिए काफ़ी समय होगा। अगर आपके पास समय कम है, जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, तो आपको अब तक मिले सर्वश्रेष्ठ समाधान पर अमल करके परिणाम हासिल करने चाहिए। विभिन्न विकल्पों की पड़ताल करते समय आप खुद के कई प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि आप लगातार उन आदतों तथा क्षेत्रों पर केंद्रित हो सके जो आपके लिए सबसे संतुष्टिदायक होंगे। मुझे कौन सी चीज़ मज़ेदार लगती है जो दूसरे को मेहनत लगती है? आप किसी काम के लिए बने हैं या नहीं, उसकी कसौटी यह नहीं है कि आप उससे प्रेम करते हैं या नहीं। कसौटी तो यह है कि आप उस काम के दर्द को बाकी लोगों से ज़्यादा आसानी से झेल सकते हैं या नहीं। आप कब आनंदित हो रहे हैं जब दूसरे लोग शिकायत कर रहे हैं? जो काम आपको दूसरे से कम चोट पहुंचाता है, उसी के लिए आपको बनाया गया है। मुझे समय का भान किसी चीज़ में नहीं रहता। प्रभाव वह मानसिक अवस्था है जिसमें आप हाथ के काम पर इतने ज़्यादा एकाग्र होते हैं कि बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। प्रभाव में रहने वाले खिलाड़ी और बेहद सफल लोग आनंद और शिखर प्रदर्शन के मिश्रण का अनुभव करते हैं। यह असंभव है कि आप प्रभाव में हो और उस काम में आपको संतुष्टि नहीं मिले। मुझे आम आदमी से ज़्यादा फायदा कहाँ होता है? हम लगातार अपनी तुलना अपने आसपास के लोगों से कर रहे हैं और जब तुलना हमारे पक्ष में होती है तो उस व्यवहार से संतुष्टिदायक होने की ज़्यादा संभावना होती है। जब मैंने jamesclear.com पर लिखना शुरू किया तो मेरी ईमेल सूची बहुत तेज़ी से बढ़ी। मुझे पक्का नहीं पता था कि मैं क्या सही कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अपने कुछ सहकर्मियों से ज़्यादा तेज़ी से परिणाम मिल रहे थे। इसलिए मैं आगे भी लिखते रहने के लिए प्रेरित हुआ। कौन सी चीज़ मेरे लिए स्वाभाविक है, पल भर के लिए उस सब को नज़रअंदाज कर दे
जो आपको सिखाया गया है, उस सब को नज़रअंदाज कर दे जो समाज ने आपको बताया है, इसे भी नज़रअंदाज कर दे कि दूसरे आपसे क्या उम्मीद करते हैं। अपने भीतर झांके और खुद से पूछे, मेरे लिए क्या स्वाभाविक महसूस होता है? मैंने कब जीवंत महसूस किया है? मैंने कब असली स्वरूप को महसूस किया है? इसमें कोई अतिरिक्त आलोचना या दूसरों को खुश करने वाली चीज नहीं है, कोई अनुमान या स्व आलोचना नहीं है, बस संलग्नता और आनंद की भावनाएं हैं। जब भी आप सच्चे और प्रामाणिक महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो यह प्रक्रिया काफ़ी कुछ किस्मत की बात है। माइकल फिलिप्स और हिकैम अल गुरोज खुशकिस्मत थे कि वे ऐसी दुर्लभ योग्यताएं के साथ पैदा हुए जिन्हें समाज बहुत मूल्यवान बनाता था और उन्हें उनकी योग्यताओं के हिसाब से आदर्श परिवेश मिला। हम सभी के पास इस धरती पर सीमित समय है और हम में से सचमुच महान लोग वो हैं जो न सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं बल्कि खुशकिस्मती से उन्हें अपने लिए लाभदायक अवसर भी मिले। लेकिन क्या हो अगर आप इसे किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहते? अगर आपको कोई ऐसा खेल नहीं मिले जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो तो ऐसा खेल बना ले। डिल्बर्ट के कार्टूनिस्ट स्टॉक एडम्स कहते हैं, हर व्यक्ति के पास कम से कम कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें वे थोड़ा प्रयास करने के बाद शीघ्र 25% में पहुंच सकते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से बेहतर ड्राइंग कर सकता हूं, लेकिन मैं चित्रकार नहीं हूं। मैं सामान्य स्टैंड अप कॉमेडियन से ज़्यादा मज़ेदार नहीं हूं जो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा मज़ेदार हूं। जादू यह है कि बहुत कम लोग अच्छी ड्राइंग करने के साथ साथ चुटकुले भी लिख पाते हैं। इन दोनों का तालमेल ही मेरे काम को इतना दुर्लभ बनाता है। जब आप मेरी व्यावसायिक पृष्ठभूमि को जोड़ देते हैं तो अचानक मेरे पास ऐसा विषय आता है जिसे बहुत कम कार्टूनिस्ट समझ सकते हैं। आप बेहतर बनाकर नहीं जीत सकते तो आप अलग बनाकर जीत सकते हैं। अपनी योग्यताओं का मिश्रण करके आप प्रतिस्पर्धा को कम कर देते हैं, जिससे अलग हटकर दिखना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप नियमों को दोबारा लिखकर आनुवंशिक लाभ की जरूरत का शॉर्टकट खोज सकते हैं। अच्छा खिलाड़ी उसे खेल में जीतने की कड़ी कोशिश करता है जिसे हर व्यक्ति खेल रहा है। बेहतरीन खिलाड़ी एक नया खेल बनाता है जो उसकी शक्तियों के अनुकूल होता है और जहां उसकी कमजोरियां मायने नहीं रखती। कॉलेज में मैंने अपना मुख्य विषय बायोमैकेनिक्स चुना, जो भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और एनाटॉमी का मिश्रण था। मेरे पास इतनी प्रतिभा नहीं थी कि मैं भौतिकी या जीव विज्ञान को मुख्य विषय बनाकर अव्वल आ पाता, इसलिए मैंने अपना खुद का खेल इजाद किया। क्योंकि यह मेरे लिए उपयुक्त था, मैं सिर्फ वही कोर्स ले रहा था जिनमें मेरी रुचि थी, इसलिए पढ़ना मेहनत जैसा महसूस नहीं हुआ। इस वजह से दूसरों से अपनी तुलना करने के जाल से बचना भी ज़्यादा आसान था। किसी दूसरों के पास विषयों का वह तालमेल नहीं था, इसलिए कौन कह सकता था कि वे मुझसे बेहतर या बदतर हैं। विशेषज्ञता बुरी आनुवंशिकता की दुर्घटना से उभरने का एक शक्तिशाली तरीका है। आप किसी खास योग्यता में जीतने ज़्यादा माहिर बनते हैं। दूसरों के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई बॉडी बिल्डिंग सामान्य आम रेसलर से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर भी आर्म रेसलिंग में हार सकता है, क्योंकि आर्म रेसलिंग की चैंपियन लोगों के पास बहुत वरिष्ठ शक्ति होती है। भले ही आप नर्सिंग रूप से ज़्यादा शक्ति प्रभावशाली नहीं हो, लेकिन आप बहुत संगीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बनकर अक्सर जीत सकते हैं। पानी में उबलने पर आलू नरम हो जाएगा जबकि अंडा कठोर हो जाएगा। आप इस बात को तो नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप आलू हैं या अंडा है, लेकिन आप ऐसा खेल खेलने का निर्णय अवश्य ले सकते हैं जहां कठोर या नरम होने का बेहतर हो। अपने लिए ज़्यादा अनुकूल परिवेश खोजकर आप स्थिति का काया पलट कर सकते हैं। जहां संभावनाएं आपके खिलाफ हो वहां से निकलकर उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। अपने जीन्स का अधिकतम लाभ कैसे लें? हमारे जीन्स कड़ी
मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं करते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब हमें अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है तो हम जान जाते हैं कि अपने समय में और ऊर्जा को कहाँ खर्च करें। हम जान पाते हैं कि किस तरह के अवसरों की तलाश करें और किस तरह की चुनौतियों से बचें। हम अपने स्वभाव को जितनी अच्छी तरह समझ लेते हैं, हम उतनी ही बेहतर रणनीति बना सकते हैं। जैविक भिन्नताएं मायने रखती है, इसलिए अपनी तुलना हर एक से करने के बजाय अपने आप से करना ज़्यादा लाभकारी होता है। आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि क्या आप अपनी खुद की क्षमता का पूरा दोहन कर रहे हैं। किसी विशिष्ट योग्यता की संभावित सीमा होती है, लेकिन इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप अपनी क्षमताओं की सर्वोच्च सीमा तक पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग इस तथ्य में उलझकर रह जाते हैं कि उनकी सीमाएं हैं और इस कारण से वह प्रयास करते ही नहीं हैं जो उनकी सर्वोच्च सीमा तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा यह बात भी है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं बना सकते। हाँ, यह संभव है कि जिम में ट्रेनर के पास बेहतर जीन्स हो, लेकिन उतनी कसरत किए बिना यह पता लगाना असंभव है कि आपके जीन्स उससे बेहतर हैं या बदतर हैं। जब तक आप अपने आदर्श लोगों जितनी कड़ी मेहनत नहीं कर रहे, तब तक उनकी सफलता को खुशकिस्मती का नाम नहीं दें। संक्षेप में, आपकी आदतें लंबे समय तक संतुष्टिदायक बनी रहे, यह सुनिश्चित करने का बेहतरीन तरीका अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं के सामंजस्य वाले व्यवहारों को चुनना है। उन चीज़ों पर कड़ी मेहनत करें जो आपको दूसरों से ज़्यादा आसान लगती है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।